हाय दोस्त, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज जूलॉजी का पहला संघ प्रोटोजोआ लेकर आया हूं। इसके पहले मैं आपको कल इसके वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी और द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। वर्गीकरण जो बेसिक पॉइंट है उसको पहले यहाँ पे हम कुछ बताते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इसमें डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे इसको। जीव जगत का जो नवीनतम वर्गीकरण है, जीव जगत का नवीनतम वर्गीकरण यूसिंगर और स्टोरर ने दिया हुआ है। उस नवीनतम वर्गीकरण में केवल दो ही जगत हैं, जंतुओं के दो ही जगत हैं। उस नवीनतम वर्गीकरण में एक जगत आप लोगों को पता होगा, पहले जगत का जो नाम है उसका नाम है जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये पहला जगत है। और दूसरा जो जगत है एनीमैलिया। एनीमैलिया एनीमैलिया ये दो जगत हैं जिसमें हम लोग पूरे जंतु आते हैं। इन्हीं दो जगत के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं। अब जो प्रोटिस्टा जगत है, जगत प्रोटिस्टा, अगर हम बात करें कि प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है, तो इसकी जो जगत है प्रोटोजोआ का जगत की अगर हम लोग बात करें तो इसका जगत क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा हो जाएगा। क्या है? प्रोटिस्टा। देखिए हम लोगों को क्या करना है, केवल और केवल 10 जगत के बारे में पढ़ना है। कितने जगत के? 10 जगत के बारे में पढ़ना है। वो दो जो 10 जगत हैं, 10 किंगडम हम लोगों को पढ़ने हैं, उसमें से केवल एक जगत, ध्यान से आपको बात सुननी है, केवल एक जगत किस में आता है? जो 10 संघ है उसमें से केवल एक संघ जो आता है वो केवल किस में आता है? जगत प्रोटिस्टा में। जगत तो हमको दो ही पढ़ने हैं। जगत कितने पढ़ने हैं? 2 पढ़ने हैं। उस 2 जगत के अंतर्गत हमको 10 संघ पढ़ने हैं। कितने? 10 संघ, 10 फाइलम्स। जो 10 संघ को इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। जो 10 संघ पढ़ने हैं वो केवल 2 ही जगत के अंतर्गत आएंगे, या तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे या फिर एनीमैलिया के अंतर्गत आएंगे। अब बात यह है कि कौन से संघ किस जगत के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटोजोआ संघ है वो किस में आएगा? प्रोटिस्टा जगत में आएगा। प्रोटोजोआ संघ प्रोटिस्टा जगत में आएगा। अब बात उसके बाद पोरीफेरा से लेकर, मीन्स ये हमारा आ गया प्रोटिस्टा में कौन सा जगत आ गया? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ आ गया। प्रोटोजोआ संघ आ गया हमारे प्रोटिस्टा में। इसके बाद एक संघ हो गया, हमको कुल 10 संघ पढ़ने हैं। इसके बाद पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक, कार्डेटा तक के सभी संघ किस में आएंगे? जगत एनीमैलिया में। अब हम इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जंतुओं का जगत पूछ लिया जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमीबा का जगत क्या है, या स्पंज का जगत क्या है, हाइड्रा का जगत क्या है, टीनिया का जगत क्या है, एस्कैरिस का जगत क्या है, केचुए का जगत क्या है, घोंघा आप लोग जानते होंगे उसका जगत क्या है। तो जगत अगर पूछता है किसी का तो हम वर्गीकरण से सीधे उसको हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? आप सपोज करिए जगत की बात कर रहा है, किस जगत का पूछ रहा है? अमीबा या पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? अमीबा या पैरामीशियम। अब आपको देखना है कि अमीबा पैरामीशियम किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ में केवल एक ही जगत है, कौन सा? प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हम आज प्रोटिस्टा जगत की, ये जो जगत हमारा प्रोटिस्टा है उसकी बात करेंगे। उसके बाद उसके अंतर्गत आने वाला जो हमारा प्रोटोजोआ फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, इसमें हम इसके जंतुओं के बारे में जानेंगे। इनके जंतुओं का शारीरिक संगठन क्या है, कहाँ निवास करते हैं, किस तरह की इनकी शारीरिक बनावट होती है, इसमें जनन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे।
तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले संघ प्रोटोजोआ का। तो संघ प्रोटोजोआ शब्द जो है, प्रोटोजोआ शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोटोजोआ शब्द की अगर हम लोग बात करें, प्रोटोजोआ शब्द की बात करें तो प्रोटोजोआ शब्द एक वैज्ञानिक थे, गोल्डफस। कौन थे? गोल्डफस। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द दिया हुआ है। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द दिया हुआ है। एक्चुअली प्रोटोजोआ का जो पर सबसे पहले अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं पर सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek। आंसर क्या होगा? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं पर अध्ययन किए थे। प्रोटोजोआ की अगर हम लोग बात करें कि इसके जो शारीरिक जीव होते हैं कैसे होते हैं, एक तो आपको पता है कि प्रोटिस्टा हमने जीव जगत का जब वर्गीकरण बताया था तो उसमें बताया था कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत, आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं। पहला लक्षण क्या लिखेंगे? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले सभी जंतुओं में, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु क्या होते हैं? एक कोशिकीय, सूक्ष्मदर्शी और यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय, सूक्ष्मदर्शी और यूकैरियोटिक होते हैं। अब अगर जीव यूकैरियोटिक है तो उसका शारीरिक स्तर क्या होगा? जीव द्रव्यीय लेवल का होगा। क्या होगा? जीव द्रव्यीय लेवल का। शारीरिक संगठन क्या होगा? जीव द्रव्यीय लेवल का होगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि ये इनका निवास स्थान, वास स्थान क्या है, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं, ये स्वच्छ जल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कीचड़ में, स्वच्छ जल में और कीचड़ में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जल में या तो स्वतंत्र घूमते रहते हैं या फिर किसी जंतु या पादप के साथ ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके साथ साथ में कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो परजीवी के समान कार्य करते हैं। परजीवी, प्रोटोजोआ के बहुत सारे जंतु क्या है? परजीवी भी है, फ्री लिविंग भी है। तो इनका अगर हम लोग वास स्थान की बात करें तो ये प्रायः स्वच्छ जलीय होते हैं और कीचड़ में रहते हैं। सभी जंतु क्या होंगे? जलीय होंगे। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम आपको बताएं कि जैसे एंटीमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटीमीबा जिंजिबेलिस है, ट्रिपैनोसोमा है, ट्राइकोसोमोनास वैजिनैलिस है। ये सब क्या है? परजीवी प्रोटोजोआ है। तो दूसरा हम लोग वास स्थान की बात कर लिए। तीसरी बात करते हैं, इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर असममित होता है, एसिमेट्रिकल। इनका शरीर असममित होता है, एसिमेट्रिकल। असममित का मतलब हो गया, सिमेट्रिकल आप लोग जानते होंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल में बता देते हैं तो आगे हम आपको, क्योंकि ये बातें सामने आती रहेंगी। सिमेट्रिकल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सममित। तो जीवों का शरीर सममित में, ये सममित 3 प्रकार का होता है। अगर देखा जाए, इसको कहते हैं असममित। एक तो होता है असममित, अरीय सममित, अरीय सममित, या फिर द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, अरीय सममित या द्विपार्श्व सममित। ये जो अरीय सममित होते हैं, अरीय सममित किसी भी जीव को किसी भी तल से 2 से अधिक भागों में अगर बांटा जाए, समान भागों में, तो उसको हम लोग कहते हैं अरीय सममित, रेडियल सिमेट्रिकल। दूसरी बात आती है द्विपार्श्व सममित। अगर किसी जंतु को केवल एक ही स्थान से 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, मतलब अगर उसको बांटा जाए तो उसके लेफ्ट पार्ट में जितने ऑर्गेनल्स होंगे, अंग होंगे, उतने ही अंग उसके राइट पार्ट में भी होंगे, राइट साइड में। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, अगर हम लोगों को सीधे बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्या होगा?
जितना अंग दाएं साइड में होगा उतना ही बाएं साइड में लगभग होगा। वो अलग चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम मतलब दो बराबर भागों में एक ही जगह से अगर बांटा जाता है किसी भी जीव को या जंतु को, तो उसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित। और असममित का मतलब होता है जिसको हम कहीं से भी दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, वो क्या होता है? असममित। तो यहाँ पे हमने बताया इस संघ के जो जंतु होते हैं वो असममित होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, असममित होते हैं। अब बात हम गमन की करें। गमन प्रायः, गमन अगर बात गमन की किया जाए, गमन प्रायः फ्लैजेला, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया या सीलिया द्वारा होता है। सीलिया, कशाभिका, कूटपाद या रोमाव द्वारा इनमें गमन होता है। अगली बात हम लोग करें इनके जनन की, तो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में लैंगिक तथा अलैंगिक, लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ संघ में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। एक बात हो गई जनन की, हम लोगों ने क्या क्या देखा, इनका वास स्थान क्या है, शारीरिक बनावट कैसी है, ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जनन इसमें कैसा होता है, गमन किसके द्वारा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए ये अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर। तो प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं वो अमर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस संघ के जंतु अमर होते हैं, तो संघ प्रोटोजोआ के जंतु जो है अमर होते हैं। एडवर्स कंडीशन में सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं जिससे ये इनकी मृत्यु नहीं हो पाती है। अलग चीज़ है कोई मर्डर कर दे उसकी बात अलग है, लेकिन इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो ये बात हमारी हो गई प्रोटोजोआ के लक्षणों का। इस संघ में अभी तक लगभग 50,000 प्रजातियों को खोजा गया है। कितने? 50,000 प्रजातियों को खोजा गया है, जिसमें से 20,000 प्रजातियां क्या हो गई हैं? 20,000 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इस 50,000 प्रजातियों में 20,000 प्रजातियां क्या हो गई भैया? विलुप्त हो गई हैं। 20,000 प्रजातियां मतलब विलुप्त हो गई हैं, अब वो हैं नहीं। कुल 50,000 प्रजातियां मतलब 30,000 प्रजातियां अभी इसमें जीवित हैं। देखिए किसी भी जीव का, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण क्यों करते हैं? उसको आसानी से पढ़ने और समझने के लिए। तो प्रोटोजोआ जो संघ है, संघ को इंग्लिश में फाइलम बोलते हैं। कुछ लोगों का शिकायत है कि सर आप इंग्लिश नहीं लिखते हो, और कुछ लोगों का शिकायत है कि सर आप हिंदी में ही पढ़ाया करो। तो फाइलम कहते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ को सब किंगडम, सब किंगडम सब किंगडम को उपजगत कहते हैं। 4 सब किंगडम में बांटा गया। कितने? 4। सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा पहला उपजगत है। दूसरा है स्पोरोजोआ, क्या है? स्पोरोजोआ। तीसरा नीडोस्पोरा और सीलोस्पोरा। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो उनमें गमन के आधार पर किया गया है। गमन प्रायः किसके द्वारा होता है उसके आधार पर इस संघ के जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें कि अब ये तो हो गया 4 संघ, इसके बाद कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग। आपको यहाँ ए वर्ग लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ग में क्या क्या है भैया आपके? वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहते हैं, क्लास। तो पहला है सार्कोमेस्टिगोफोरा का जो पहला वर्ग है मेस्टिगोफोरा, इनका जो शरीर होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। दूसरा नंबर आता है सर्कोडिना, तीसरा ओपेलाइनेटा, ये सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या हमारे पढ़ाने से पहले आप इसको अपनी बुक में लिख लेंगे, इसके बाद इसको कॉपी में लिख लेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद
जो दूसरा उपसंघ है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ के अंतर्गत दो क्लास आते हैं, टीलोस्पोरिया और पायरोप्लाज्मिया। निडोस्पोरा, टीलोस्पोरिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, दो संघ एक ही साथ लिख गया है, तो ये आपको देखना है। मिक्सोस्पोरिया यहाँ पे रहेगा, आप इसको मिक्सोस्पोरिया यहाँ पे है, मिक्सोस्पोरिया। ये जो मिक्सोस्पोरिया है वो निडोस्पोरा के अंतर्गत आता है। मिक्सोस्पोरिया और माइक्रोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया और पायरोप्लाज्मा किसके अंतर्गत आएंगे? स्पोरोजोआ के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद सीलिएटा जिसमें हमारा पैरामीशियम आता है, ये सीलियोस्पोरा का वर्ग है। अब हम इसको क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछाता है कि कौन सा जंतु किस वर्ग का है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूग्लिना किस वर्ग का जंतु है, तो आपको मैं बताऊं जो हमारा मैस्टिगोफोरा है, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं, मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं, इसको आपको लिखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यूग्लिना, 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 यूग्लिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब बात है कि जंतु है कि पादप है, पूरी तरह से डिसाइड नहीं है, लेकिन जंतु विज्ञान में हम लोग यूग्लिना को पढ़ते हैं, एक प्रोटोजोआ है, तो इसको हम जंतु ही मानते हैं। यूग्लिना ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना ट्रिपैनोसोमा। उसके बाद है ट्राइकोसोमोनास, ट्राइकोसोमोनास। ये क्या है? यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोसोमोनास। और इसके साथ साथ में आपका ये जो यूग्लिना है, इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और ट्राइकोसोमोनास बैजिनैलिस इसका पूरा नाम है। क्या है? बैजिनैलिस। साथ साथ लिखते चलेंगे। अब यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा से निद्रा रोग होती है। ट्रिपैनोसोमा सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। निद्रा रोग इसको द्वारा होता है। ट्राइकोसोमोनास बैजिनैलिस, ट्राइकोसोमोनास बैजिनैलिस एक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा श्वेत प्रदर स्त्रियों में या महिलाओं में एक बीमारी होती है, श्वेत प्रदर, जिसको ल्यूकोरिया कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया। क्वेश्चन अगर पूछा है ल्यूकोरिया किससे होता है, तो ल्यूकोरिया प्रोटोजोआ से होता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइकोसोमोनास बैजिनैलिस। ट्राइकोसोमोनास बैजिनैलिस किसका नाम है? एक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा कौन सा बीमारी होती है? महिलाओं में श्वेत प्रदर, या जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं, ल्यूकोरिया नामक बीमारी होती है। इसके बाद नंबर आता है दूसरे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आप किस में आएंगे? किस वर्ग में? वर्ग मैस्टिगोफोरा में आएंगे। दूसरी बात है, अगर दूसरा क्वेश्चन है सर्कोडिना के अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं। सर्कोडिना आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा, अच्छा इसको फ्लैजिएटा भी कहते हैं। इसमें गमन किसके द्वारा होता है? फ्लैजिला के द्वारा। इसको फ्लैजिएटा, दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है? फ्लैजिएटा। सर्कोडिना के अंतर्गत एमीबा और एंट अमीबा आते हैं। अमीबा और एंट अमीबा और एंट अमीबा इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? अमीबा और एंट अमीबा। आपको मालूम है कि अमीबा में केवल एक ही केंद्रक होता है। दूसरी इस संघ के जंतुओं की विशेषता और है कि इस संघ के जंतुओं में केंद्रक एक से अधिक होते हैं। एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, एक दो, मतलब यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। तो अमीबा और एंट अमीबा, तो एंट अमीबा की एक बहुत सारी स्पीसीज हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका
हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे पेचिस होता है बच्चों में, पेचिस, डायरिया, पेचिस किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। और एंटमीबा जिंजिबैलिस बैलिस, एंटमीबा जिंजिबैलिस से क्या होता है भैया? एंटमीबा जिंजिबैलिस से दांत की पायरिया रोग होता है। दांत का जो पायरिया रोग होता है वो किससे होता है? एंटमीबा जिंजिबैलिस से होता है। इसके बाद हमारा ओपेलाइनेटा, अगला जो वर्ग है वो कौन सा है? ओपेलाइनेटा। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? जो जंतु आता है इसके अंतर्गत उसका ओपेलाइना, कौन सा जंतु है? इसके अंतर्गत आने वाला जो जंतु है ओपेलाइना, ओपेलाइना। इस तरह से आपका हमारा जो सब किंगडम सर्कोमैस्टिकोफोरा था वो समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं उस किस वर्ग में आते हैं उसका वर्ग आप याद रखेंगे। सर्कोडिना को राइजोपोडा भी कहा जाता है, सर्कोडिना को राइजोपोडा कहते हैं। इसमें जो गमन होता है वो किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा होता है। इस वर्ग के जंतुओं में जो गमन होता है वो कूटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद। अब बात दूसरी आती है कि दूसरा हमारा जो है स्पोरोजोआ, ये इम्पोर्टेंट है। स्पोरोजोआ जो है, स्पोरोजोआ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जंतु में संकुचनशील धानी नहीं पाई जाती। आपको मालूम है संकुचनशील धानी सभी प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं और ये क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। यह जो है किसका? परासरण नियंत्रण का कार्य करता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो जंतु आएंगे उसमें संकुचनशील धानी नहीं पाई जाएगी। एक क्वेश्चन यूपी कैडर में पूछा जाएगा, तो इसमें हम जितने जंतुओं को पढ़ेंगे उन सभी जंतुओं में संकुचनशील धानी क्या होगा? संकुचनशील धानी नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु हैं, इसके अंतर्गत जो आने वाले जंतु हैं उन जंतुओं की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो टीलोस्पोरिया है, सबसे पहले टीलोस्पोरिया, टीलोस्पोरिया के अंतर्गत मोनो, इसके अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम। इसको हम थोड़ा सा मिटा दें फिर उसके बाद बात करते हैं। टीलोस्पोरियम में पहला है हमारा प्लाज्मोडियम। इसमें जो है कौन आते हैं? यहाँ पे हम निकाल के लिख देते हैं प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस, ये अलग अलग हैं दोनों, मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस किसके अंतर्गत आते हैं? प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस टीलोस्पोरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये जंतु आप याद रखेंगे क्योंकि प्लाज्मोडियम में भी क्या होगा? संकुचनशील धानी नहीं होगी। बैवेसिया आप नाम सुने होंगे, बैवेसिया, बैवेसिया भी एक जीव है। क्वेश्चन पूछा था कि बैवेसिया किस संघ का जीव है, तो संघ क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। बैवेसिया, बैवेसिया संघ का जो जंतु है वो किस में आता है? पायरोप्लाज्मिया में आता है। बैवेसिया संघ का जो जंतु है वो पायरोप्लाज्मिया में आता है। अब बात यह है कि हमने बताया कि इस उपवर्ग के अंतर्गत, उपसंघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में संकुचनशील धानी नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा गया है कि बैवेसिया किस वर्ग का जंतु है, तो पायरोप्लाज्मिया का है। ये वर्ग पायरोप्लाज्मिया का बैवेसिया है, टीलोस्पोरिया का प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस है। इसके बाद बात आती है दूसरा, हमारा तीसरा जो उप जगत है नीडोस्पोरा। तो नीडोस्पोरा के अंतर्गत जो आने वाले जंतु हैं उसमें इसको दो वर्गों में बांटा गया है। नीडोस्पोरा को नीडोस्पोरा के अंतर्गत दो वर्ग आते हैं। कौन कौन से? मिक्सोस्पोरिया और माइक्रोस्पोरिया। मिक्सोस्पोरिया और माइक्रोस्पोरिया। मिक्सोस्पोरिया के अंतर्गत आता है सिरेटोफिलस, सिरेटोफिला। इसके अंतर्गत क्या आता है भैया? मिक्सोस्पोरिया में आता है सिरेटोफिला। इसको आप लिख लेंगे सिरेटोफिला। इसके अंतर्गत क्या आता है? सिरेटोफिला। और उसके बाद जो हमारा माइक्रोस्पोरिया है, माइक्रोस्पोरिया के अंतर्गत एक ही जंतु आता है नाशिमा। इसके अंतर्गत कौन सा जंतु आता है? नाशिमा।
तो आप इसको याद रखेंगे। मिस्कोस्पोरिया में मिक्सोस्पोरिया में कौन सा आता है, सीरेटोफिला, और नासिमा आता है माइक्रोस्पोरिया वर्ग के अंतर्गत। वर्ग आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा, सीलियोफोरा में जो गमन होता है वह सीलिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, सीलिया या रोमाब द्वारा होता है। इसके अंतर्गत आपको मालूम है एक जंतु आता है, उसका क्या नाम है, पैरामीशियम। सॉरी, मैं यहाँ लिखता हूँ पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैरामीशियम का वर्ग क्या है, तो वर्ग तो सीलिएटा है। पैरामीशियम का वर्ग क्या है, वर्ग तो सीलिएटा है। लेकिन अगर पैरामीशियम का उपसंग पूछे, सीलियोफोरा है। पैरामीशियम का उपसंग क्या है, सीलियोफोरा। इसके साथ में एक और इसमें लिख लेंगे बैलेंटिडियम। बैलेंटिडियम, ये जो जंतु हैं पैरामीशियम और बैलेंटिडियम, ये सीलिएटा के अंतर्गत आते हैं। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जंतु आते हैं, इसमें दो जंतुओं को हम लोगों को पढ़ना है। पहला जो जंतु है उसका क्या नाम है, अमीबा। अमीबा के बारे में हमको पढ़ना हमारे कोर्स में है, जो एग्रीकल्चर की जूलॉजी की बुक है। अमीबा और पैरामीशियम, इन दो जंतुओं को पढ़ना है। आगे हम लोग जैसे ही संघ समाप्त करेंगे, अभी हम लोग संघ के बारे में पढ़ रहे हैं, आज प्रोटोजोआ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रोटोजोआ एक कोश की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी फ्री लिविंग या किसी के साथ रहता है। हमने बताया प्रोटोजोआ परजीवी भी होते हैं, इनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो प्रोटोजोआ पर था। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं इसके बाहर कभी नहीं जाएंगे। अमीबा का वर्ग पूछा जाता है, पैरामीशियम का वर्ग पूछा जाता है, अमीबा में किसके द्वारा गमन है ये पूछा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में होगा। धन्यवाद।